स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम सोमचंद एवं चंद्रवंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी यह पढ़ चुके थे। किस प्रकार एक बाहर से एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और यहाँ पे चंद्रवंश की नींव डालता है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व एक क्वेश्चन है कि क्या सोमचंद ने जब यहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना की थी तो क्या यहाँ पे सोमचंद जो है स्वतंत्र शासक की भांति शासन कर रहा था या वो किसी के अधीन था। यदि अधीन था तो किस शासक के अधीन वो यहाँ पे क्या है कार्य कर रहा था, यानी कि वो क्या था, एक मांडलिक राजा था। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सोमचंद थे वो किस शासक के अधीन शासन कर रहे थे। तो अब सोमचंद से आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोमचंद के बाद जो राजा बने उनका नाम था आत्मचंद। ठीक है, 721 में जो है सोमचंद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा बनते आत्मचंद। आत्मचंद कौन थे? आत्मचंद जो थे वो सोमचंद के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे आत्मचंद। तो इसके बाद जो शासक बने आत्मचंद बने, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो हमें क्या है इनके बारे में पढ़ना है। इन्होंने जो अपने पिता थे उस पिता के जो सत्ता थी, जो शासन था, उस शासन को बस उसी प्रकार से बनाए रखा और कोई उसमें साम्राज्य विस्तार नहीं किया। अगला आता है पूर्णचंद। पूर्णचंद 1740 में राजा बनते हैं और 1757 तक राजा रहते हैं। ठीक है, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कब कौन सा शासक बन रहा है और कितने टाइम तक शासक रह रहे हैं। कुछ आपको बीच में याद करने की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा कब क्या याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो पूर्णचंद शासक बनते हैं। इनके बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, बस एक जानकारी ये मिलती है कि जो पूर्णचंद थे ये पूर्णचंद शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, जैसे बाघ को मारना, हिरन को मारना, तो ये सारे इनके क्या शौक थे। अगले जो शासक बनते हैं इंद्रचंद। इंद्रचंद के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। इंद्रचंद जो शासक बनते हैं 1757 बनते हैं और 1767 तक क्या इनका शासन रहता है। तो देखिए होता क्या है कि इंद्रचंद जब शासक बनते हैं तो उस समय भारत में क्या थी, ये एक ऐसा कार्यकाल था इसका कि भारत में इस समय जो है रेशम के कपड़े जो है, रेशमी वस्त्र बहुत चल रहे हैं। तो ऐसे में इंद्रचंद ने सोचा क्यों ना हम कुमाऊं में भी क्या लगाए, कुमाऊं के जो चंपावत है वहां पे भी क्या न लगाए, रेशम का कारखाना लगाएं। तो जो इन्होंने क्या किया था, पहली बार कुमाऊं में या हमारे चंपावत में रेशम का कारखाना इन्होंने स्थापित किया 1760 में। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या है, इसके लिए ये रेशम के कीड़े लाते हैं नेपाल की रानी से। ठीक है, और जब यहाँ पे जो रेशम के कीड़े लाए यहाँ पे नेपाल की रानी से, लेकिन इसका उत्पादन हो नहीं पाया अच्छे ढंग से, जो रेशम था। अब जब हो नहीं पाया तो इन्होंने क्या किया, ये रानी के पास गए, नेपाल की रानी के पास। इन्होंने कहा भाई वहाँ तो रेशम का उत्पादन हो नहीं रहा अच्छे से, तो क्या करें हम की। तो नेपाल की रानी ने कहा कि नेपाल की रानी के कहने पर इन्होंने यहाँ पे झूठ बोलने की प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, कि सबसे झूठ बोलो कि यहाँ पे क्या है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो जब ये उत्पादन अच्छा हो रहा है तो ऐसे ही मानते थे कि अगर आप झूठ बोलोगे कि उत्पादन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो इससे क्या होगी, यहाँ पे जो रेशम का उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। और इस प्रथा को पहरंग प्रथा कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पहरंग प्रथा किसे कहा गया। तो पहरंग प्रथा क्या थी कि जो रेशम था उस रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, झूठ बोलने की प्रथा क्या थी, पहरंग प्रथा थी। पहरंग प्रथा की शुरुआत उत्तराखंड में किस चंद राजा के समय हुई थी, तो ये थे आपके इंद्रचंद, भगवान इंद्रचंद थे। ठीक है, दूसरा, रेशम का उत्पादन या रेशम का कारखाना किस राजा के समय उत्तराखंड में या चंपावत में खोला गया, इंद्रचंद। रेशम का पहला कारखाना कहां खोला गया था, चंपावत में ही खोला गया था। इसके बाद 4 राजा आएंगे आपके, संसार चंद, सुधा चंद, हमीर चंद और वीणा चंद। ठीक है, इनका शासन काल में क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अभी तक हमने आत्मचंद पढ़े। ठीक है, तो आत्मचंद के शासन में क्या है, कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ। उसके बाद पूर्णचंद के शासन में भी कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ। बस इंद्रचंद उसके बाद आता है जिसके शासन में क्या होता है, रेशम का कारखाना यहां पर खुलता है। और उसके बाद संसार चंद, सुधा चंद और हमीर चंद आते हैं, इनके शासन में कुछ नहीं होता है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है वीणा चंद। वीणा चंद के आपको याद रखना है कि यह कब राजा बना था, तो 1856 में राजा बना था और 1869 का इसका शासन रहा था। अब होता क्या है कि जो आपका वीणाचंद था, वीणाचंद एक भोग विलासी शासक था। ठीक है, भोग विलासी शासक का मतलब यह है कि यह दिन भर क्या है, शराब पीता था, झांझ में रहता दिन भर, और क्या जो इसके दरबार में जो नृत्यांगनाएं थी उनका नृत्य क्या दिन भर देखता रहता था। दूसरा क्या था कि जो वीणाचंद है इसका कोई भी पुत्र नहीं था। अब जब पुत्र नहीं था तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था।
बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण, भोग विलास के कारण ये एक अयोग्य शासक हो जाता है। अब जब अयोग्य शासक था तो इसका फायदा यहां एक जाति ने उठाया, वो थी खस जाति। जो खस जाति है इनको रावत राजाओं के नाम से भी जाना जाता है। इस खस जाति ने वीणाचंद के जो अयोग्यता थी, यह एक भोगविलासी शासक होने के कारण खसों ने इसका फायदा उठाया और इन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊं के चंपावत पर आक्रमण कर दिया। जब कुमाऊं के चंद्र पर आक्रमण किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या कर दिया, वीणाचंद को पूरा क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, अब वीणाचंद को जब परास्त किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि इसके साथ साथ इन्होंने जो ब्राह्मण थे यहाँ पे, जो यहाँ की फड़तियाल जातियां थी, जो मेहर जातियां थी, इन सबको भी क्या कर दिया इन्होंने, यहां से इन्होंने इसको अपने जो साम्राज्य थे उनसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे राजपूत जातियां भी थी, ब्राह्मण भी थे, इन सबको इसने क्या कर दिया, यहां से बाहर निकाल दिया। और क्या कर दिया कि 1869 में यहां पे कुमाऊं में, चंपावत में खस राज्य की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, खस राज्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चंद राजा के समय कुमाऊं में खस जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे खस राज्य की स्थापना की, तो वीणाचंद थे। आप देखिए, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है चंद्रवंश के समय में। क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जब उत्तराखंड में शासन चल रहा है, अच्छा खासा शासन सोमचंद ने स्थापना कर दी है। ठीक है, उसके आगे के राजा क्या है, सभी सही चल रहे, लेकिन वीणाचंद एक अयोग्य शासक आता है और 200 सालों तक, जब इन्होंने खस स्थापना की तो 1869 के बाद 200 सालों तक कम से कम कुमाऊं में 200 सालों तक जो है खसों ने राज किया। तो लगा लो आप 1000 कम से कम 65 ईस्वी तक, लगभग 200 सालों तक यहां पे खसों ने क्या किया, राज किया। ठीक है, तो यहां पे खसिया राज जो बोला जाता है, खस आप बोल सकते हैं कि जो खस थे वो रावत राजा थे। यहाँ पे इन रावत राजाओं ने, खसों ने क्या किया, जो वीणाचंद था उस वीणाचंद की अयोग्यता का फायदा उठाया और उत्तराखंड में यानी कुमाऊं में जो है खस राज्य की स्थापना कर दी। ये खस राज्य कम से कम 200 सालों तक रहा। यहाँ पे आपको याद रखना कि 1869 से 1065 तक कुमाऊं में खसों का राज रहा, यानी कि रावत राजाओं का रहा। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखिए, एक इनका उल्लेख कहां से मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है जो बालेश्वर है। ठीक है, बालेश्वर में एक कराचल देव का अभिलेख है। उस कराचल अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है और ये सारे के सारे क्या थे, खस राजा थे। ठीक है, खस राजा कौन थे, मैंने आपको बार बता चुका हूं कि खस राजा रावत राजा थे, जिन रावत राजाओं ने क्या है, वीणाचंद को यहां पे पराजित किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो खस राजाओं का उल्लेख है वो कहां से मिलता है, तो जो खस राजाओं का उल्लेख है वो हमें मिलता है बालेश्वर के कराचल देव अभिलेख से। ठीक है, इसमें कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है, 10 मांडलिक राजाओं का हमें यहाँ पे उल्लेख मिलता है। और खसों के जो अंतिम राजा थे वो सपाल थे। प्रथम राजा कौन थे हमें नहीं पता है कौन थे, इसका ना ही उल्लेख मिलता है ना ही कुछ मिलता है। ठीक है, अब जब 200 सालों तक यहाँ पे राज इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ज्यादा अत्याचारी शासक थे। इन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणों को पीटा, राजपूतों को पीटा, इसके अलावा जो इनके दरबारी थे जैसे मेहर थे, फड़तियाल थे, इन्होंने इसे क्या है, अपने शासन से निष्कासित कर दिया। ऐसे में जब कभी भी ऐसा हो तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ठीक है, विद्रोह क्या है, विद्रोह हो जाता है शासन जो हमारे दरबारी है। तो ऐसे में दरबारियों ने विद्रोह कर दिया। अब जब दरबारियों ने विद्रोह कर दिया तो विद्रोह के समय हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि फिर से क्या यहाँ पे जो है चंद्रवंश की स्थापना करो। जो वहाँ की जनता थी, वहाँ की प्रजा थी, वहाँ की चंपावत की, कुमाऊं की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसका जो ये खस है, ये तो खस तो बहुत परेशान करते हैं, ये तो बहुत क्या है भाई, अत्याचारी शासक है। तो ऐसे में जो एक संसार चंद का वंशज था वीणाचंद, ये कहीं ना कहीं नेपाल में था। तो ऐसे में एक दरबारी था सोन खड़ियान। ठीक है, सोन खड़ियत भी बोलते हैं, सोन खड़ियान है, सौड़ खड़ियात था। अब इस खड़ियात को क्या इन्होंने क्या भेजा, संसार चंद के पास भेजा, नहीं वीरचंद के पास होता है। वीरचंद जो है संसार चंद का क्या था, एक वंशज था, वीरचंद के पास भेजा। तो सोन खड़ियात ने उसे कहा कि भाई देख, ऐसी ऐसी स्थिति बहुत खराब है उत्तराखंड में, और कम से कम 200 सालों तक तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे वंशज थे वीणाचंद को पराजित कर दिया था इन खसों ने, और अभी तक भी ये यहाँ पे क्या है, टिके हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब अत्याचार कर रहे हैं तो ऐसे में सोन खड़ियात ने इसे कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक सेना का निर्माण करते हैं।
ठीक है। और सेना का निर्माण जब हम करेंगे तो हम फिर से युद्ध करेंगे किसके किसके साथ? खसों के साथ, ठीक है। तो खसियों के अत्याचार से कुमाऊं को बचाने के लिए सोन खड़ियान वीरचंद को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता देता है तथा एक सुदृढ़ सेना का एकत्रित करता है, ठीक है। और क्या करते हैं कि जैसे कुमाऊं में क्या थे जिनको इन्होंने क्या है बहुत ज्यादा अत्याचार किया, जैसे राजपूत थे, ब्राह्मण जातियां थी, ठीक है, फर्दियाल थे, महर थे, इनका एक सेना संगठित करता है। और एक सेना संगठित करने के बाद वीरचंद क्या करता है, इन खसों पर आक्रमण कर देता है 1065 ईस्वी में, ठीक है। और यहां पे फिर से क्या है, चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया है कि देखिए वीणाचंद शासक हैं, खसों ने आक्रमण किया, किस राजा के समय खसों द्वारा चंदों पर आक्रमण किया गया? वीणाचंद। किस 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 राजा के समय कुमाऊं में खस राज्य की स्थापना हुई? वीणाचंद के समय। और किस राजा द्वारा पुनः 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 जो है यहाँ पे जो है चंद्रवंश की स्थापना की गई? तो वो कौन थे? वीरचंद थे, बहुत वीर थे, इसलिए वीरचंद की स्थापना होगी फिर से। तो 200 सालों तक कम से कम खसों ने यहाँ पे राज किया, 1869 से लेकर 1065 ईस्वी तक। इसके बाद क्या हुआ कि वीरचंद जो है सोन जो खड़ियान था, दरबारी था, उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सोन खड़ियान को क्या है अपना राजा बना देते हैं, ठीक है। और वीरचंद जो है 1080 ईस्वी में फिर वीरचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला है नानकी चंद। नानकी चंद जो है 1166 ईस्वी में राजा बनते हैं और 94 तक रहते हैं। नानकी चंद के बारे में आपको याद रखना है कि जो नानकी चंद थे, नानकी चंद एक ऐसे राजा थे जिनके समय जो अशोक, नेपाल के राजा थे अशोक चलमल, उन्होंने 1191 में यहाँ पर आक्रमण किया था और संपूर्ण जो उत्तराखंड है उस पर इन्होंने क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। इसके उल्लेख हमें 3 जगह से मिलते हैं। एक मिलते हैं बाड़ाहाट उत्तरकाशी में और गोपेश्वर चमोली में और मुक्तेश्वर चमोली में। यहाँ पे से क्या मिले हमें? त्रिशूल लेख मिले। और इन त्रिशूल लेखों से उल्लेख मिलता है हमें कि जो नेपाल के राजा थे अशोक चलमल, इन्होंने नानकी चंद के समय यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे क्या है जो कुमाऊं है उस पर क्या कर लेता? पूरा अपना क्या कर लेता? अधिकार कर लेता, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस चंद राजा के समय अशोक चलमल द्वारा आक्रमण किया गया? तो किस राजा थे? नानकी चंद थे, जिनके समय यहाँ पे क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। अगला है थोहरचंद। तो थोहरचंद जो राजा बनते 1261 में बनते और 1281 में रहते। थोहरचंद के बारे में एक ही चीज याद रखनी है कि कहीं जो इतिहासकार है जैसे हर्षदेव जोशी हो गया, फ्रांसिस हैमिल्टन हो गया, डेवलो फ्रेजर हो गया, इनके अनुसार क्या है? थोहरचंद चंद्रवंश के शासक थे। कौन कौन से? फ्रांसिस हैमिल्टन एक है, एक तो हैमिल्टन है आपका, ठीक है। दूसरा क्या आपके फ्रेजर है आपके, ठीक है। और तीसरे क्या आपके हर्षदेव जोशी है। ये जो 3 जो इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों का मानना है कि सोमचंद क्या थे? चंदों के क्या थे? चंदों के प्रथम राजा थे। जबकि चंदों के वास्तविक प्रथम राजा कौन थे? चंदों के वास्तविक प्रथम राजा थे आपके सोमचंद। अगला उसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कल्याण चंद, ठीक है। 1281 से लेकर 1296 तक इनका शासन रहता है और ये थोहरचंद के उत्तराधिकारी रहते हैं। एक क्वेश्चन उत्तराखंड में आ सकता है कि जो कल्याण चंद चतुर्थ थे, ये तो कल्याण चंद फर्स्ट है, कल्याण चंद चतुर्थ को उनका क्या उपनाम है? तो कल्याण चंद चतुर्थ को कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आज हमने बहुत अच्छी चीजें बनी। वीणाचंद के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद वीरचंद के बारे में पढ़ा हमने, वीणा और वीर खस जातियां आई यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इंद्रचंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेशम का उत्पादन यहाँ पे शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही है और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।